नहीं, लेकिन उस टाइप से मतलब उतने अच्छे से नहीं होता सर। जो अच्छे से पढ़ाता चेंज करके और एक को मतलब उसके साथ जज नहीं हो रहा सर। देखो चेंज करना ना कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, बहुत मजबूरी भी हो जाती है। ऐसे देखो किसी को भी ऐसा तो लगेगा नहीं कोई दूसरा टीचर ले आए, भाई कुछ मजबूरी होगी पहले वाले टीचर्स की भी, इसीलिए तो चेंज करना पड़ा। और एक बात हमेशा याद रखो, जो भी न्यू आएगा चाहे मेरे बाद भी कोई आए, वो हमेशा ही मुझसे अच्छा आएगा। औरों की बात छोड़ो, आप मेरे से ही समझो, किसी और को हम कह नहीं सकते। इस कंडीशन में तो वो नहीं लग रहा सर, अगर ये आपको ऐसा कंडीशन बोलते मैच नहीं हो रहा सर। तो फिर आप बिल्कुल एकदम खुल के बोलो, बार बार ना बातों को घुमाओ मत, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें नहीं नहीं बोलो। सर, जब जब फर्स्ट फैकल्टी चेंज हुआ था, हम बहुत से स्टूडेंट 3 दिन के बाद ही बोला सर हम लोग मतलब मैम हम लोग को ना वो अच्छा नहीं लग रहा पढ़ने में, क्योंकि पहली बारी जो टीचर था वो अच्छे पढ़ाता था, वो नहीं हो रहा था। तो मैडम ने बोला कि तुम 3 दिन में कैसे एक टीचर को जज करोगे, एक काम करो कुछ दिन क्लास कर लो। आफ्टर 2 वीक्स हम लोग को वही लगा जो 3 दिन बाद ही लगा था। फिर तो ठीक क्योंकि है। ऐसे भी मैं नाम नहीं लेना चाहता सर, ऐसे भी हो रहा है सर, गलत आंसर दे रहा है हम लोग को, आंसर भी गलत आ रहा है सर। नहीं वो मैंने देखा, फिर मुझे भी पता चला। अगर टीचर ही आंसर गलत देगा तो स्टूडेंट्स क्या करेगा सर, बिल्कुल। यही प्रॉब्लम है। फिर अब आपने बोल दिया जो भी आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू था। वैसे सर कोई टीचर को तो हम फेस टू फेस नहीं बता सकते, आफ्टर ऑल ही इज द टीचर एंड वी हैव नॉट राइट टू इंसल्ट हिम। नहीं, आपको टीचर को किसी को बोलना भी होता नहीं ना, एक रिव्यू मीटिंग होती है वो इसलिए इसीलिए तो होती है, आप टीचर से कुछ भी नहीं बोल सकते। जो भी आपको किसी भी टीचर से कोई दिक्कत है आप सीधा रिव्यू मीटिंग में बताओ, क्योंकि वहां किसी का ना नाम पता चलता। और देखो एक सबसे बड़ी बात समझो, ये एक बात भी ना टीचर के लिए बुरा मानने वाली बात नहीं है। भाई अगर कोई टीचर स्टूडेंट को पढ़ाएगा, अगर जो उसने पढ़ाया वही बच्चों को समझ नहीं आया, तो फिर क्या फायदा। इसमें क्या होगा, टीचर्स को अपने स्किल चेंज करने पड़ेंगे। इसमें बुरा मानने वाली तो कोई बात ही नहीं होती कभी भी। भाई मैं कुछ पढ़ाऊं आपको समझ ना आए तो आप बोल दो कुछ और, देखेंगे बहुत सारे मेथड होते हैं एक बात को समझाने के। एक बात से समझ नहीं आएगा दूसरी बात से समझ आएगा। वैसे तो सर मार्केट में बहुत बुक अवेलेबल है, उसमें अगर पहले इंट्रोडक्शन पढ़ ले तो वैसे भी हो जाता है। ठीक है ना सर, बिल्कुल। तो कोचिंग लेने का फायदा क्या है सर, अगर कुछ एक्स्ट्रा नहीं अर्न किया, एक्स्ट्रा नहीं पता चला तो क्या फायदा सर, कोई ट्रिक ही नहीं पता चला तो क्या फायदा। वैसे तो आर एस अग्रवाल का बुक पढ़ के भी हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। लेकिन बस आप अपना ना जो बात, देखो आपने एक बार बोल दी, आप हमेशा ये कोशिश किया करो कि आप अपने आप में थोड़ा इतने मतलब यूनिटी में रहो, वो बात आपको बार बार ना बोलनी पड़े। बस मैं आपको इतना ही समझाना चाहूंगा। बाकी जो भी अगर किसी से भी कुछ भी दिक्कत आपको होती है, आप ना सीधा रिव्यू मीटिंग होती है वो बताओ, वो बात हमारे सीधा मेन सर के पास जाती है, वो फिर खुद उसको सॉल्व आउट कर देते हैं। वो इसीलिए होती है वो मीटिंग। अगर आपको रिव्यू मीटिंग कोई भी दिक्कत है, आप एकदम वहां ना खुल के बोल सकते हो कुछ भी बात। वहां आपको बोलने से पहले ना कुछ भी सोचना नहीं होता, क्योंकि आप कुछ भी बोलोगे वो कभी हमें पता ही नहीं चल पाएगा। बस हमें उसका रिजल्ट पता चलेगा कि आपका पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ आया या फिर नहीं आया। नाम वाम कभी किसी का कुछ पता नहीं चलता। और आप ना ये बातें जरूर बताया करो। सर बाकी दोनों का तो पता नहीं सर, बाकी दो सब्जेक्ट का क्या हुआ, इंग्लिश और रीजनिंग का। अगर हम लोग का ये रिक्वेस्ट चेंज करने का कोई इशू आया सर, आप प्लीज मत चेंज होना। अगर आप चेंज हो जाएंगे तो सर बाकी का पता नहीं, मैं तो छोड़ दूंगा सर, क्लास करना ही छोड़ दूंगा। नहीं नहीं ऐसा क्योंकि मत कोई सोचो। फायदा नहीं, वैसे आर एस अग्रवाल का बुक पढ़ के भी बहुत कुछ सॉल्व हो जाता है। नहीं नहीं है सर।
सर एक्चुअली जो रिव्यू मीटिंग था सर सैटरडे वाले सर, एक्चुअली अराउंड 22 मेंबर्स पार्टिसिपेशन में थे सर, स्टूडेंट्स लोग सबका सेम कंसर्न थे, जितने भी स्टूडेंट्स लोग सबका एक ही कंसर्न। बिल्कुल अगर एक ही एक और दो concern स्टूडेंट का अगर था। जी और कोई कंसर्न नहीं है, सब ही सब, अगर एक या दो स्टूडेंट होते तो फिर भी चलो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है स्टूडेंट के बीच में, नहीं ये भी सबका एक ही कंसर्न था सर। वो बात ठीक है, अगर देखो एक या दो बच्चे को दिक्कत होती तो फिर हम ये भी बोल सकते थे कि बच्चे में दिक्कत है। जी जी लेकिन अगर सबको सेम प्रॉब्लम है तो फिर प्रॉब्लम है, चलो बच्चों पढ़ते हैं। मतलब मेरा मतलब ये होता है, वहां पर जो भी बोलना होता है ना खुल के बोला करो। ये कभी मत सोचा करो इसको बुरा लगेगा उसको बुरा लगेगा, किसी को बुरा नहीं लगेगा। आपने यहाँ बुरा और भला बनने के लिए पे नहीं करा, आपने अपनी चीजें लेने के लिए पे करा है। तो जिस चीज के लिए पे करा है उसको आप 100% लेने की कोशिश करो, बस। अब करो इस क्वेश्चन को रीड। फटाफट से रीड करो बच्चों, ज्यादा परेशान मत हुआ करो, पढ़ने में थोड़ा ज्यादा फोकस करो। टाइम बिल्कुल मत वेस्ट करो, टाइम पहले ही बहुत कम है आपके पास, चीजों को लेकर बार बार मत वेस्ट करो। देखो हमारे पास एक वाटरमेलन है, उसमें 90% वाटर है, आफ्टर सम टाइम इसमें ओनली 12% वाटर है। अगर प्रेजेंट में इसका वेट 50 केजी है तो ओरिजिनल वेट इसका कितना होगा? देखो इस क्वेश्चन को ना आप सबसे पहले समझ लो। ये क्वेश्चन हमारे पास, अगर आप इसको एक्चुअल कॉन्सेप्ट देखोगे तो ये क्वेश्चन है मिक्सचर एंड एलिगेशन का। अब मिक्सचर एंड एलिगेशन हमने अभी पढ़ा भी नहीं है और अभी हम पढ़ेंगे भी नहीं, मिनिमम 2 मंथ तक तो पढ़ेंगे ही, उसके बाद ही उसका नंबर आएगा। तो देखो हमारे पास मिक्सचर एंड एलिगेशन की एक छोटी सी बात, बस आप उसको समझ लो। देखो हमारे पास दो पार्ट होंगे, एक तो होगा पल्प। भाई हमारे पास वाटरमेलन में दो पार्ट होंगे, एक तो वाटर होगा और एक होगा पल्प। मिक्सचर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट बस इतना सा है, अगर हम किसी भी आर्टिकल में वाटर को ऐड करेंगे, कोई भी आर्टिकल है अगर हमने उसमें वाटर को ऐड करा, तो यहाँ जो है ना इस कंडीशन में पल्प जितना पहले था अब भी उतना ही रहेगा। भाई हमारे पास देखो दो कंटेनर है, क्वेश्चन को हटाओ समझो पहले। मिल्क और वाटर, अब देखो इस मिल्क में हमने 5 लीटर मिल्क और ऐड कर दिया, इसमें स्टार्टिंग में कुछ मिल्क होगा, कुछ भी मिल्क होगा इस कंटेनर में और कुछ वाटर होगा। उस मिल्क में हमने 5 लीटर मिल्क और ऐड कर दिया, तो अब आप ये बताओ वाटर तो स्टार्टिंग में जितना था अब भी उतना ही होगा। भाई मिल्क ऐड करने से वाटर पे कोई इफेक्ट थोड़ी ना पड़ेगा, हमने मिल्क ऐड करा है तो मिल्क की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, वाटर तो जितना पहले था अब भी उतना ही रहेगा। बात समझ आई बच्चों? बोलो। समझ में तो आ जाती है, नेटवर्क दिखता है कि आवाज आवाज कट है। देखो एक बार फिर से सुन लो, मिक्सचर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट पहले से एक बार समझाए सर। देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट बस इतना सा है, फिलहाल आपको मतलब इतना ही समझना है। देखो हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें है मिल्क, मिल्क से समझ नहीं आएगा, अल्कोहल से समझो, अल्कोहल और वाटर। स्टार्टिंग में हमारे पास 5 लीटर अल्कोहल है और हमारे पास वाटर कितना होगा बच्चों? लाइट या फिर स्ट्रॉन्ग? लीड। राजू को एग्जैक्ट पता है 3 लीटर। देखो हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हमारे पास अल्कोहल है 5 लीटर और वाटर है 2 लीटर। अब हमने क्या करा, इस कंटेनर में ही, इस सेम कंटेनर में हमने 2 लीटर अल्कोहल को और ऐड कर दिया। ओनली हमने क्या करा, इसमें 2 लीटर अल्कोहल को और ऐड कर दिया। तो आप ये बताओ वाटर कितना होगा? फटाफट से बोलो बच्चों। सेम रहेगा 2 लीटर। तो हमने अल्कोहल को ऐड करा है तो वाटर तो हमारे पास सेम ही रहेगा, जितना वाटर हमारे पास स्टार्टिंग में था अब भी उतना ही रहेगा।
तो बस यही कंडीशन आपको एक छोटी सी देखनी थी। अब अपने क्वेश्चन में आ जाओ। अगर आप अल्कोहल ऐड करोगे तो वाटर सेम रहेगा, और अगर हम वाटर को ऐड करेंगे तो अल्कोहल सेम रहेगा। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्ट हैं। हमारे पास 90% वाटर है, तो बच्चों पल्प कितने परसेंट होगा? देखो इस क्वेश्चन का ना ये बेसिक मेथड है, वैसे आपको 10%, वैसे एक्चुअल में हमेशा ऐसा करना नहीं है, लेकिन बेसिक भी समझ लो एक बार। देखो हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें 90% वाटर है। अगर वाटर है 90% तो पल्प कितने परसेंट होगा? 10%। और वाटर और पल्प का रेशियो कितना होगा? 9:1। वाटर और पल्प का रेशियो होगा 9:1। आफ्टर सम टाइम इसमें कितने परसेंट वाटर है? 12%। वाटर है 12%, तो पल्प कितने परसेंट होगा? 88%। अगर वाटर 12% है तो पल्प कितने परसेंट होगा? 88%। और अब वाटर और पल्प का रेशियो कितना होगा? 3 और 22। बताओ बच्चों, बात समझ आई यहां तक? बोलो बच्चों। हमने क्या करा, स्टार्टिंग में देखा अगर हमारे पास वाटर है 90% तो पल्प कितना होगा? 10%। और वाटर और पल्प का रेशियो कितना होगा? 9:1। आफ्टर सम टाइम इसमें कितना वाटर है? 12%। अगर 12% वाटर है तो पल्प कितने परसेंट होगा? 88%। और अब इसमें क्या हुआ, हमने इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर लिया, वाटर और पल्प का, 3 और 22। अब देखो आप इस क्वेश्चन को रीड करो और एक बात बताओ, थोड़ा सा सोचना। भाई हमारे पास हमने जो भी चेंजेस करे हैं वो पल्प में करे हैं, सॉरी वाटर में करे हैं, तो पल्प तो हमारे पास सेम होगा। भाई जितना पल्प स्टार्टिंग में होगा पल्प तो अब भी उतना ही होगा ना, क्योंकि हमने जो भी चेंजेस करे हैं वो ओनली वाटर में करे हैं। बताओ बच्चों, बात समझ आई? देखो ये जो मिक्सचर एंड एलिगेशन है ना, बहुत बड़ा चैप्टर है। बस यहाँ इतनी छोटी सी बात समझ लो, अगर हम वाटर को ऐड करेंगे तो पल्प को इक्वल करेंगे, अगर हम पल्प को ऐड करेंगे तो वाटर को इक्वल करेंगे। बाकी वो तो एक कंप्लीट चैप्टर है हमारे पास। बताओ अनुष्का। सर आया तो सर मतलब 1% होने से और 22% होने से भी पल्प का जो वेट रहेगा ओवरऑल में वो सेम रहेगा? क्योंकि देखो हमने वाटर को ऐड करा है, अब हमें पल्प को इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि पल्प तो स्टार्टिंग में भी और अब भी इक्वल होगा, तो अब हम पल्प को इक्वल करेंगे। एक बार कंप्लीट सॉल्यूशन देख लो। अब देखो पल्प तो हमारे पास इक्वल होगा स्टार्टिंग में भी और अब भी, और हमने पल्प को कर दिया इक्वल। पल्प को इक्वल करने के बाद इनको नोट कर लो, कितना होगा? 198 और 22, ये होगा 3 और 22। देखो जो भी चेंजेस हमने करे हैं वो पल्प में करे हैं, वाटर में करे हैं, तो पल्प इक्वल होगा, पल्प को हमने इक्वल कर दिया। अब आप ये बताओ स्टार्टिंग में इसका वेट कितना होगा? भाई ये जो हमारे पास वाटरमेलोन है इसका स्टार्टिंग में वेट कितना होगा? वाटर है 198 और पल्प है 22, ओरिजिनल वेट होगा 400, 220। 20। और अब इसका अब प्रेजेंट में वेट कितना होगा? 25। 25। बताओ बच्चों, यहां तक बात समझ आई? स्टार्टिंग में वेट होगा 220, तो अब कितना वेट होगा? 25। 220 तो अब वेट होगा 25। अब देखो, लेकिन अब हमें प्रेजेंट में इसका वेट गिवन है 50। प्रेजेंट में हमें वेट गिवन है 50, मींस 25 की वैल्यू गिवन है बच्चों 50। तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी होगी? 25 की वैल्यू है 50, 1 की वैल्यू होगी हमारे पास 2। 1 की वैल्यू है 2, तो 220 की वैल्यू कितनी होगी? 440। 440। अब आप क्या करो, देखो
मैं आपको फिर से समझाता हूँ। ये जो क्वेश्चन था, ये एक क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन पे बेस्ड था। अब वो ना हमारे पास कंप्लीट एक चैप्टर है। समझ नहीं आया अभी फिर से समझो आप, एक बार मेरी बात समझो। वो ना कंप्लीट एक चैप्टर है। अब एक क्वेश्चन में हम पूरे चैप्टर को तो कर नहीं सकते। इस क्वेश्चन के लिए बस आप इतना समझो, अगर हमने वाटर को ऐड करा है तो हम पल्प को इक्वल करेंगे, अगर हमने पल्प को ऐड करा होता तो हम वाटर को इक्वल करते। बस फिलहाल आप इस बात को समझो। कोमल, ये बात समझ आई? देखो फिर से देखो इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसका बेसिक समझो, फिर इसका एग्जामिनेशन मेथड देखेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे तो ये क्वेश्चन 10 सेकंड का होगा बस। देखो फिर से समझो बच्चों, जिनको समझ नहीं आया। देखो हमारे पास एक वाटरमेलोन है। वाटरमेलोन में ना हमारे पास दो पार्ट होंगे, एक तो वाटर होगा और एक पल्प होगा। अगर स्टार्टिंग में हमारे पास 90% वाटर है तो पल्प कितने परसेंट होगा? बोलो बच्चों। अगर हमारे पास वाटर 90% है तो पल्प कितने परसेंट होगा? 10। और वाटर और पल्प का रेशियो कितना हुआ यहां से? 9 और 1। कोमल, बात समझ आई? ये तो था हमारे पास ओरिजिनल स्टार्टिंग में। अब आफ्टर सम टाइम्स इसमें कितना वाटर हो गया हमारे पास? 12%। अगर वाटर हुआ 12% तो पल्प कितने परसेंट होगा? 88%। अब यहां से अगर हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे, दोनों टर्म को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 3:22। अब यहाँ रेशियो आया हमारे पास 3 और 22। बताओ, बात समझ आई यहां तक? बोलो कोमल, या अगर और भी किसी को डाउट है तो आप ही बताओ। अब देखो यहाँ ना आप एक बात समझो, अगर हम वाटर को ऐड करेंगे तो पल्प सेम रहेगा, अगर हम पल्प को ऐड करते तो वाटर सेम रहेगा। अब देखो इस क्वेश्चन में हमने जो भी चेंजेस करे हैं वो वाटर के अंदर करे हैं। इसका मतलब ये जो पल्प है ये स्टार्टिंग में भी और अब प्रेजेंट में भी दोनों में इक्वल होगा। तो बस पल्प को हमें इक्वल करना है। अगर हम 1 में 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पल्प हमारे पास इक्वल हो जाएगा। अब सेम 22 की मल्टीप्लाई हमें 9 में भी करनी पड़ेगी। बात समझ आई कोमल और नीतू? 22 की मल्टीप्लाई क्यों करी? पल्प को इक्वल करने के लिए। अब देखो 22 की मल्टीप्लाई करी, अब इनको नोट कर लो। 9 मल्टीप्लाई 22 कितना होगा? 198। 1 की मल्टीप्लाई 22 में करोगे ये कितना आएगा? 22। उसके बाद नीचे वाली टर्म तो हमारे पास ऐसे ही होगी। अब देखो स्टार्टिंग में इसका वेट कितना होगा? 198 वाटर, 22 पल्प। स्टार्टिंग में वेट कितना होगा? 220। अब प्रेजेंट में इसका वेट कितना होगा? वाटर है 3, पल्प है 22, 25। बताओ बच्चों, बात समझ आई? 220 और 25। अब देखो प्रेजेंट में इसका वेट कितना है? 25। प्रेजेंट में हमारे पास वेट है 25 और 25 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें कितनी गिवन है? भाई हमारे अकॉर्डिंग वेट है 25, लेकिन एक्चुअल में वेट कितना गिवन है? 50। इसका मतलब 25 की वैल्यू गिवन है हमें 50। 25 की वैल्यू गिवन है 50। तो यहां से कोमल 1 की वैल्यू कितनी होगी? 50/25। 1 की वैल्यू होगी हमारे पास 2। 1 की वैल्यू है 2। हमें फाइंड आउट करना है ओरिजिनल वेट, मतलब 222 की वैल्यू।
सर ये 400। लास्ट वाला एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा। हाँ बताओ कौन सी लाइन? मतलब ये 50 आया सर, वो डिवाइड किया, ये एक बार सर फिर से। देखो हमारे अकॉर्डिंग ये जो वाटरमेलन है इसका प्रेजेंट में वेट कितना होगा? हमारे अकॉर्डिंग 25, हमारे अकॉर्डिंग वेट होगा 25। लेकिन 25 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है? बोलो बितांशु। ओ अच्छा 50 kg। हाँ नाउ इट्स वेट इज 50 kg। 25 की वैल्यू गिवन है हमें 50 kg, तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी होगी? 50/25। 1 की वैल्यू होगी यहां से 2। हमें फाइंड आउट करना है ओरिजिनल वेट, मतलब 222 की वैल्यू। 1 की वैल्यू है 2, तो 220 की वैल्यू कितना होगी? 440 kg। अब बताओ बच्चों, बात समझ आई? बोलो बच्चों। देखो बेसिक मेथड था, बेसिक तो समझना ही पड़ेगा, मिक्सर एंड एलिगेशन का हो या कुछ भी हो। बाकी एग्जाम में कैसे करोगे वो अभी देखेंगे इसको। मोहित सर, हाँ जी। सर इस टाइप का मिक्सचर वाला क्वेश्चन में सर अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन है तो हमें एक एक टर्म को कांस्टेंट लेके उस वैसे ही सॉल्व करना है और कुछ सोचने की जरूरत हाँ नहीं है सर। बिल्कुल, और किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। देखो यहाँ तो ना ये एक क्वेश्चन आया है बस मिक्सचर एंड एलिगेशन का, लेकिन हमारे कोर्स में ये पूरा चैप्टर है, तो जब हम इस जी। चैप्टर को करेंगे ना तब एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ तो बस एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से बस आप इतना ही समझ सकते हो। अगर आप वाटर को ऐड करोगे तो पल्प को इक्वल करोगे, पल्प को ऐड करते तो वाटर को इक्वल करते। देखो अब ना यहाँ से थोड़ी सी बात समझो, एक थोड़ी सी लॉजिकल बात समझो। भाई इस क्वेश्चन में हमने जो भी चेंजेस करे हैं वो वाटर में करे हैं, इसका मतलब पल्प इक्वल होगा ना, जितना पल्प स्टार्टिंग में होगा अब भी हमारे पास उतना ही पल्प होगा। बताओ बच्चों, बात समझ आई? अब थोड़ा सा अच्छा वाला मेथड समझो इस क्वेश्चन का। इतनी बड़ी कहानी आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखनी। देखो पल्प तो हमारे भाई हमें वाटर से करना ही क्या, वाटर की हमें कोई नीड भी नहीं है, हमें ओनली पल्प की नीड है, क्योंकि पल्प जितना हमारे पास स्टार्टिंग में होगा अभी तो हमारे पास उतना ही पल्प होगा। अब आप थोड़ा सा ना अच्छे से सोचो, अगर हमारे पास स्टार्टिंग में 90% वाटर है तो पल्प कितने परसेंट होगा? 10%। 10%। अब आप सब समझ जाओगे इस क्वेश्चन को। स्टार्टिंग में हमारे पास पल्प है 10%, और अब हमारे पास अगर 12% वाटर है तो अब कितना पल्प होगा? 88%। और एक बात बताओ, पल्प तो हमारे पास स्टार्टिंग में भी और अब भी दोनों बार में इक्वल होगा। बताओ, बात समझ आई? यस। अब उसके बाद देखो, अब हमें इसका वेट गिवन है 50 kg, हमें इसका ओरिजिनल वेट फाइंड आउट करना है कितना होगा। आई बात समझ? ऐसे करना है एग्जाम में। इजी था। 440 kg। बताओ बच्चों, किसको समझ नहीं आया? अगर समझ नहीं आया तो फिर से करेंगे इसको। बोलो बच्चों। देखो एक बार फिर से देखो, बहुत हैवी डिमांड है। सर बस लास्ट वाला x और इंटू 50 वाला समझा दो बस। देखो हमारे पास स्टार्टिंग में वाटर है 90%, तो पल्प कितने परसेंट होगा? 10%। अब हमारे पास वाटर है 12%, तो पल्प कितना होगा? 88%। और पल्प तो हमारे पास स्टार्टिंग में भी और अब भी इक्वल होगा, तो हमने दोनों को इक्वल कर दिया। देखो हमें गिवन है नाउ इट्स वेट इज 50 kg। अब इसका वेट हमारे पास 50 kg है, तो हमें इसका ओरिजिनल वेट फाइंड आउट करना है कितना होगा। बताओ, बात समझ आई? आ गई सर, आ गई आ गई आ गई। बस, तो इसका वेट कितना होगा? 440 kg।
बच्चों अब चेंज कर ले क्वेश्चन, अब तो बहुत टाइम हो गया इसको करते करते। हाँ सर कर दीजिए, आई थिंक हो गया सर। अब बताओ फिर इसका आंसर कितना होगा, इसी मेथड से करना जो अभी आपको समझाया था, हमें बस पल्प को चेक करना है, फटाफट से बताओ। सर 16 है क्या? 16 kg बिल्कुल। अगर अब आप इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप ना इसको ओरल भी कर सकते हो, कुछ करना ही नहीं है। 4/100 इक्वल टू 5/100। बोलो सर नेटवर्क में कुछ इशू हो गया था और आपने जो दूसरा वाला मेथड बताया वो मैं पूरा ही नहीं सुन पाई। चलो इसमें समझ लेना, सेम क्वेश्चन है दोनों। सिक्सटीन kg, देखो फिर से समझो, जिनको समझ नहीं आया वो एक बार फिर से समझो। देखो हमारे पास एक वाटरमेलन है, उसमें 96% वाटर है, तो पल्प कितने परसेंट होगा, तो उस पल्प को देखो आप। अनुष्का आप इधर आ जाओ माइक पे। सर 4%। 4%। अगर हमारे पास वाटर है 96%, तो पल्प कितने परसेंट होगा, 4%। ये है हमारे पास स्टार्टिंग में। अब प्रेजेंट में हमारे पास अगर 95% वाटर है, तो पल्प कितने परसेंट होगा, सर 5%। 5%। और देखो अगर हमारे पास एक ही वाटरमेलन है, तो उसका जो पल्प है वो तो जितना स्टार्टिंग में होगा अब भी उतना ही होगा, इसका मतलब Correct. पल्प इक्वल ही होगा। अब देखो स्टार्टिंग में हमें इसका वेट गिवन है 20 kg। अब की बार हमें इसे इसका स्टार्टिंग का वेट गिवन है 20 kg और हमें इसका प्रेजेंट वेट फाइंड आउट करना है, क्या होगा। तो अनुष्का हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था, उसमें हमें ये वैल्यू गिवन थी और ये हमें फाइंड आउट करनी थी, यहां बस उसका रिवर्स है। बात समझ आई? आ गया सर। यस सर, यस सर। तो अब यहां से x की वैल्यू कितनी होगी, सर 16 आ गए। बिल्कुल x की वैल्यू होगी हमारे पास 16 kg। मतलब प्रेजेंट में अब हमारे पास वेट होगा 16 kg। बताओ बच्चों क्वेश्चन समझ आया? अनामिका 16 होगा। बस इस कॉन्सेप्ट में आपको इतना समझना है, आपको ये वैल्यू गिवन है या फिर ये गिवन है, दोनों में से कोई एक गिवन होगी और दूसरी वाली फाइंड आउट करनी होगी। तो देखो ये एक कॉन्सेप्ट था, वैसे तो ये मिक्सर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट था, लेकिन आप ना इसके इस मेथड को समझो, एग्जाम में हमें इसको इस मेथड से करना है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, एक क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा और इस सेम कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज करेंगे, वहां तक आप इसको भूल जाओगे 100%। करो इसको रीड, देखो आप थोड़ा फास्ट रीड करो आप। देखो हमारे पास ना 80 क्वेश्चंस है, ये जो हमारे पास जोशी है ये 65 फर्स्ट 40 क्वेश्चंस में से 65 के करेक्ट आंसर करता है, तो हमें फाइंड आउट करना है रिमेनिंग 40 में से उसे कितने करेक्ट आंसर करने पड़ेंगे जिससे उसका टोटल स्कोर, टोटल मार्किंग का 75% हो जाए। देखो इस क्वेश्चन को ना आप कैसे समझो, हमारे पास टोटल क्वेश्चंस कितने हैं 80। ये जो मिस्टर जोशी हैं इन्होंने क्या करा, फर्स्ट 40 क्वेश्चंस में से 65 के ना करेक्ट आंसर्स कर दिए। फर्स्ट 40 क्वेश्चंस में से 65 के आंसर्स करेक्ट कर दिए और रिमेनिंग 40, तो आपको देखो क्या फाइंड आउट करना है। फर्स्ट 40 क्वेश्चंस में से 65 के करेक्ट आंसर कर दिए, रिमेनिंग 40 में से कितने परसेंट करेक्ट आंसर्स करेगा जिससे उसका टोटल स्कोर 75% हो जाए। मतलब टोटल 80 में से 75% उसका स्कोर हो जाए। क्वेश्चन समझ आया बच्चों?
बोलो भाई, फर्स्ट 40 में से 65 के करेक्ट आंसर कर दिए, 65% के। सेकंड 40 क्वेश्चंस में से कितने परसेंट के करेक्ट आंसर करे, जिससे हमारे पास टोटल 80 क्वेश्चंस में से 75% करेक्ट हो जाए। देखो अब इसका भी बेसिक मेथड समझो, उसके बाद इसका एग्जाम का मेथड देखेंगे क्या होगा। 40 का 65% कितना होगा बताओ भाई, इस बात में तो सबको बोलना चाहिए वैसे। 26 26। फर्स्ट 40 क्वेश्चन में से 26 के करेक्ट आंसर कर दिए। सेकंड 40 में से कितने करेक्ट आंसर करने पड़ेंगे, जिससे टोटल 80 में से 75% हो जाए। 80 का 75% कितना होगा 60। अब आप बताओ, इन दोनों बॉक्स का सम होगा हमारे पास 60, तो ये जो और एक बॉक्स रिमेनिंग है, इसमें कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास 34। 34। तो हमें यही फाइंड आउट करना है, ये जो 34 है ये 40 का कितने परसेंट। ये वैसे इजी सा ही क्वेश्चन था, बात समझ आई बच्चों। बोलो या फिर एक बार फिर से समझाना है, बोलो बच्चों। भाई फर्स्ट 40 में से 65 के करेक्ट आंसर कर दिए, सेकंड 40 में से कितने परसेंट के करेक्ट आंसर करे, जिससे हमारे पास टोटल 80 क्वेश्चंस में से हमारा स्कोर 75% हो जाए। अब ना ये तो था इसका बेसिक मेथड, इसको भी हटा दो। देखो एक बात समझो, हमें बहुत ज्यादा माइंड का यूज करना नहीं है, क्योंकि आपके पास है भी नहीं, और जो चीज ज्यादा ना हो उसका ज्यादा यूज करना नहीं चाहिए। अब आपने एक बात बताओ, फर्स्ट 40 में से 65% के हमने करेक्ट आंसर्स कर दिए, थोड़ा सा आप समझना और थोड़ा सा सोचना। सेकंड हमें 40 में से कितने करेक्ट आंसर्स करने पड़ेंगे, जिससे हमारा टोटल स्कोर 75% हो जाए। देखो फर्स्ट 40 में से हमने 65 के करेक्ट आंसर कर दिए, 65% के। सेकंड 40 में से हमें कितने परसेंट के करेक्ट आंसर करने पड़ेंगे, जिससे हमारा जो टोटल स्कोर है ना वो 75% हो जाए। तो आपने एक बात बताओ, अगर बच्चों हम यहाँ पर 75% स्कोर करें, बस बात समझो, अगर हम यहाँ पर 75% स्कोर करें और यहाँ भी 75% स्कोर करते हैं, तो हमारा ओवरऑल स्कोर 75% अपने आप ही हो जाता है ना। बताओ बात समझ नहीं आई बच्चों। यस सर आई। देखो हमारे पास दो पार्ट हैं, फर्स्ट 40 और सेकंड 40। अगर हम फर्स्ट 40 में से 75% स्कोर कर दें और सेकंड 40 में भी 75% स्कोर कर दें, तो टोटल 80 में से 75% स्कोर हमारा अपने आप ही हो जाएगा ना बच्चों। अगर हम फर्स्ट 40 में से 75% स्कोर करें और सेकंड 40 में से भी 75% स्कोर करें, तो ओवरऑल हमारा स्कोर 75% हो जाएगा ना। बताओ किसको समझ नहीं आई बच्चों बात, बोलो बच्चों, इतने शांत मत रहा करो। अब आप ये बताओ, ये जो फर्स्ट 40 क्वेश्चंस है, फर्स्ट 40 क्वेश्चंस में से हमें 65% स्कोर करना था, लेकिन सॉरी 75% स्कोर करना था, लेकिन हमने करा कितना 65%।
कितने परसेंट स्कोर हमने कम करा? सर 10। ये जो 10 है ये हमें सेकंड वाले में एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा ना, अपने आप हो जाएगा 75%। आई बच्चों बात समझ फिर से देखो। भाई जो हमारे फर्स्ट 40 क्वेश्चंस थे उसमें हमें कितना स्कोर करना था? 75, लेकिन हमने करा कितना? 65। इसका मतलब हमने 10% कम स्कोर करा ना फर्स्ट 40 क्वेश्चंस में से। ये जो 10% हमने कम करा, ये 10% हमें सेकंड वाले 40 क्वेश्चंस में ज्यादा लाना पड़ेगा। सेकंड वाले 40 क्वेश्चंस में हमें 75% स्कोर तो करना ही था और 10% हमें और करना पड़ेगा। तो हमें सेकंड 40 क्वेश्चंस में से टोटल कितना स्कोर करना पड़ेगा? 85%। ये बात समझने वाली थी, थोड़ी सी सोचने वाली। बताओ बात समझ आई? सर हाँ बोलो। सर ये जो मेथड है सर 40 + 41 ओवरऑल लेके हम लोग देख रहे हैं, इन केस अगर 40 और 50 क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं तब भी ये मेथड लागू कर सकते हैं सर? नहीं, ये केवल तभी एप्लीकेबल होगा जब हमारे जब पास क्वेश्चन सेम हो, इक्वली डिवाइड। 40 और 40। ओके। और एग्जाम में ठीक। देखो ये क्वेश्चन अभी जितनी बार भी आया है उसमें से 95% चांसेस ऐसे हुए हैं कि ये इसी कंडीशन पर आया है, मतलब सेम 40 40 60 60 20 20। और अगर सेम ना हो तो फिर हम बेसिक वाले मेथड से करें। बेसिक मेथड। ओके। भाई अनुराग देखो ऐसा नहीं होगा भाई, अगर आप फर्स्ट 80-40 क्वेश्चंस में 75% स्कोर करोगे और सेकंड 40 क्वेश्चंस में भी 75% स्कोर करोगे तो 80 में से आपका स्कोर 150% नहीं होगा, 75% होगा टोटल। भाई आप एक बात बताओ, आपका मैथ में स्कोर है 50, केमिस्ट्री में स्कोर है 50, तो ओवरऑल मैथ और केमिस्ट्री का स्कोर आपका कितना होगा? 100%। भाई आपके मैथ में भी 50% है, केमिस्ट्री में भी 50% है, इसका मतलब दोनों के सम के भी तो 50% ही होंगे ना। बस सेम कॉन्सेप्ट यहां फॉलो हुआ। अगर फर्स्ट 40 में से 75% स्कोर करा, सेकंड 40 में से भी 75% स्कोर करते तो 80 में से 75% स्कोर अपने आप ही हो जाता। बताओ बच्चों कॉन्सेप्ट समझ आया? देखो लेकिन ये जो मेथड है ना ये तभी एप्लीकेबल होगा जब हमारे पास दोनों सेम हो, मतलब 80 क्वेश्चंस को हम दो हाफ में डिवाइड करें 40 और 40। केवल हम इसको तभी एप्लीकेबल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता 40 और 40 के प्लेस पर ये 30 और 50 हो जाते तो फिर हमें ना इसके बेसिक वाले मेथड से ही करना पड़ता जो हमने अभी इससे पहले करा था। बोलो बच्चों यहां तक की कहानी समझ आई? अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अब मैं इसको ओरल बताओ इसका आंसर कितना होगा। कोई भी पेन नहीं बिल्कुल यूज नहीं करेगा, ओरल बताओ। तो 20%। 20%? सर नहीं, 80%। 80%। देखो जिनको समझ नहीं आया वो फिर से समझो। हमारे पास टोटल क्वेश्चंस है 250। हमने क्या करा, फर्स्ट 125 क्वेश्चंस के में से 40% के करेक्ट आंसर करे। तो सेकंड हमें 125 में से कितने क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर करने पड़ेंगे जिससे हमारा टोटल 250 में से स्कोर 60% हो जाए।
अब इसका मतलब क्या है, अगर हम फर्स्ट 125 क्वेश्चंस में से भी 60% करेक्ट करते, सेकंड में से भी 60% करेक्ट करते, तो ओवरऑल 60% हमारे अपने आप ही हो जाते। 80%। बिल्कुल, लेकिन हमने क्या करा, फर्स्ट 125 क्वेश्चंस में से 40% के करेक्ट आंसर करे हैं, तो हमने 20% कम स्कोर करा है ना। अब हमने 20% कम स्कोर करा है, अब ये 20% हमें सेकंड वाले 125 में ज्यादा लाना पड़ेगा ना। तो हमें कितना सेकंड 125 में से 80% के करेक्ट आंसर करने पड़ेंगे। समझ आई बच्चों बात? बोलो बच्चों, आज की बात कुछ ओवरलोड तो नहीं हुई? जनरली आप सर इतने शांत रहते नहीं हो, बोलो। सर इसमें रिवर्स टाइप में क्वेश्चन पूछते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर 125 फर्स्ट 125 में ज्यादा स्कोर कर ले 60% से ज्यादा, फिर हमें सेकंड में माइनस कर देना होता था। हाँ, ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है। देखो, मैथ को तो लोड आपको बनाना भी नहीं है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट है जहां आप 100% स्कोर कर सकते हो। बाकी कोई कभी भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता जहां आप 100% स्कोर कर सको। देखो, करो इस क्वेश्चन को रीड। देखो, आप क्या करना, चलो मैं आपको ना ये पीडीएफ आज ही सेंड कर दूंगा। आपको क्या करना है, जो अभी हमने इससे पहले 2 क्वेश्चंस करे थे ना, 45 और 46, उन दोनों को आपको ना फिर से करना है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। एग्जाम में क्वेश्चन वहां से आएगा, डायरेक्ट कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इनडायरेक्ट आएगा। वो मैं आपको इनडायरेक्ट समझाऊंगा कैसे आएगा। देखो, हमारे पास एक फ्रैक्शन है, इस क्वेश्चन को भी समझ लो आप। 5/8, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो, हमारे पास एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या होगी, x/y। फर्स्ट क्लास में समझाया होगा, जहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो वो फ्रैक्शन होगी। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, यहां से एक बात समझ लो, हमने न्यूमरेटर को 200% इंक्रीज कर दिया। भाई 100% तो न्यूमरेटर खुद से होगा, 200% इंक्रीज कर दिया तो न्यूमरेटर कितना हो गया, 300%। बताओ, ये बात किसको समझ नहीं आई? इस लाइन को रीड करो, इज इंक्रीज्ड बाय मेरे को समझ नहीं है ऐसे। देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये बात समझ नहीं आई होगी, और मुझे पता है। फिर से समझो, भाई कोई भी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू है, वो 100% तो खुद से होगी। भाई कोई भी वैल्यू है, वो 100% तो खुद से होगी, और 200% हमने उसको इंक्रीज कर दिया, तो अब वो वैल्यू कितना हो जाएगी, 300%। देखो, जिनको अब भी समझ नहीं आया ना, वो अब देखो, हमारे पास एक नंबर है 100, हमारे पास एक नंबर है 100 को आप 200% इंक्रीज करो। थोड़ा समय कम है बच्चों, थोड़ा फास्ट कर लो, या फिर नेक्स्ट क्लास में भी कर सकते हो आप, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन आप ये बात तो मुझे बता ही दो, हमारे पास एक नंबर है 100, इस नंबर को हमने 200% इंक्रीज कर दिया, 200% इंक्रीज, तब ये नंबर कितना हो जाएगा बितांशु, बोलो। हाँ सर, आ गए समझ। 300। 300, इसका मतलब 100 तो ये नंबर खुद से हो गया, 200 हमने इंक्रीज कर दिया, तो अब ये नंबर कितना हो गया, 300। अब आ जाओ वापस अपने क्वेश्चन में। एक नंबर है, फ्रैक्शन है x/y, इसके न्यूमरेटर को हमने 200% इंक्रीज कर दिया,
भाई 100% तो वो नंबर खुद से हो गया, 200% इंक्रीज कर दिया तो नंबर कितना हो जाएगा 300%। और डिनोमिनेटर को हमने 350% इंक्रीज कर दिया। अगर आप 450%। 350% इंक्रीज करोगे तो डिनोमिनेटर कितना होगा बोलो? तो 450%। डिनोमिनेटर होगा 450%, क्योंकि 100% तो डिनोमिनेटर खुद से होगा और 350 हमने उसको इंक्रीज कर दिया तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 450%। जब हमने न्यूमरेटर को 200% इंक्रीज करा, डिनोमिनेटर को 350% इंक्रीज करा, तो हमारे पास फ्रैक्शन हो गई 5/12। हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है क्या होगा। चलो अगर समझ नहीं आया तो इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, इतनी टेंशन मत लो, इसको हटा दिया। अब बच्चों आप एक बात बताओ, आपको एक ना पीडीएफ सेंड करी थी, सैटरडे में करी होगी, डिजिट सम या फिर डिजिटल सम करके एक होगी। सर एक बात से क्लियर कीजिए सर, ऐसा हुआ x/y। सर इसका आंसर 5/8 आ रहा है क्या? 5/8 वितांशु, इसको ना नेक्स्ट क्लास में फिर से करेंगे क्योंकि अभी 2 मिनट है, जल्दी जल्दी में मैं कुछ कराता नहीं हूँ कभी भी। ओके सर, मुझे कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में थोड़ा। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे, तभी तो उसको हटा दिया ना। ओके सर, थैंक यू। भाई उस वो जो पीडीएफ भेजी थी ना आपको डिजिट सम वाली, उसको ना एक बार थोड़ा सा रीड करना। वो उसको वैसे मैंने बहुत इजी वे में लिखा है, वो ज्यादातर सबको समझ आ जाएगी। भाई जिन्होंने उसको रीड करा हो उनको कोई बात समझ ना आई हो। सर नहीं सर, जो डिजिट वाला जो पीडीएफ था ना सर, वो पहले मतलब फर्स्टली जो था वो समझ आया आगे, लेकिन कुछ कुछ बीच में कुछ कुछ जगह है जो समझ में नहीं आया सर। एक बार वो उसको तो आप मैं डिस्कस आपको जरूर कराऊंगा, लेकिन बात ये थी जब तक मैं उसको डिस्कस नहीं कराता आप ना उसको खुद से भी रीड करना थोड़ा, इसीलिए वो आपको दिया था। मैं उसको जरूर डिस्कस करूंगा। सर उसमें अगर नन ऑफ दिस ऑप्शन होगा तो डिजिटल सम नहीं होगा ना, मतलब लागू ही नहीं होगा। नहीं फिर नहीं होगा। और सर दो ऑप्शन है उसके, अगर डिजिटल सम सेम आ गए तो तब भी नहीं होगा, उसमें तो सब कुछ लिखा हुआ है सारा। हाँ ठीक है। वो मैं आपको ना कंप्लीट डिस्कस कराऊंगा, लेकिन आप क्या करना, एक बार उसको खुद से भी थोड़ा रीड करना। बस मेरा मोटिव ये था, मैं तुम्हें सब कराऊंगा, टेंशन मत लो। तो बच्चों आज की क्लास में आपको कोई डाउट? सर वो आप टेस्ट का बोल रहे थे, वो कब लोगे आप? बस एक बार आपका ये थोड़ा परसेंटेज नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद जब आप बोलोगे तब हो जाएगा। अच्छा सर, वो जो आप कह रहे थे ना जो खुद से पढ़ लेना, एक बार आप वो बता सकते हो ना, क्या क्या था, फिर से रिपीट कर सकते हो? जैसे वो मेंसुरेशन वाला था जिसमें आपको हमको सिलेंडर और कोन वाले थे, जिनको हम सब फॉर्मूला याद मैं करना। आपको कल आपकी क्लास में करूंगा, एडवांस मैथ वाली क्लास में। अच्छा नहीं, बस वो एक ऐसे लिस्ट मिल जाती है या फिर आप वो फॉर्मूला लिस्ट दे दो कि ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे टाइप्स। मैं आपको दे दूंगा, नोट करके दे दूंगा, आप बस मुझे वो बताया करो जहां आपको दिक्कत हो। अगर आपको ऐसा चाहिए कि मैं आपको नोट करके दे दूं तो मैं आपको नोट करके दे दूंगा, टेंशन मत लो आप। हाँ ठीक है, वो लिस्ट ऐसा लिस्ट दे दो ना कि ये खुद से करने हैं, तो एटलीस्ट हम स्टार्ट कर ले वो काम। ठीक है, फिर मैं ना आपको मतलब कल इवनिंग तक मैं नोट कर लूंगा, फिर आपको वो मिल जाएगा। ठीक है सर, थैंक्स। अगर आपको कोई भी डाउट नहीं है आज की क्लास में तो फिर और आपको कुछ भी ऐसा लगता हो ना, मतलब अगर ये हो जाता तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो बात आप मुझे तो बता दिया करो। ये बात मैं आपको हर बार समझाता हूँ। सर एक क्लास लेके ना सर आप पैटर्न थोड़ा डिस्कस कर दीजिए, स्पेशली मैथ का। वो भी कर लेंगे किसी दिन। एक बार पैटर्न आप डिस्कस कर दें, स्पेशली मैथ का सर। हाँ बिल्कुल, वो भी कर लेंगे बहुत जल्दी किसी दिन। पहले फॉर्मूले दे देते हैं बच्चों को, उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि आई थिंक अगस्त से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा IBPS
और हाँ, अगर सितंबर में एग्जाम है। मैं अभी आपको ना अभी कुछ टाइम में समझा दूंगा, इस वीक या नेक्स्ट वीक में। सितंबर में फर्स्ट एग्जाम है आई थिंक क्लार्क का, पीओ का अक्टूबर पे है। हाँ बिल्कुल, वो मैंने देख लेता हूँ, मैं टाइम टेबल आपसे ज्यादा अपडेट रहता हूँ, आपको लेके आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वही सर, एक बार पैटर्न डिस्कस कर दीजिएगा। हाँ मैं आपको समझा दूंगा। चलो बच्चों, अब आप अपनी नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करो, टाइम हो गया। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों, बाय बाय बच्चों, वेलकम।